देखिए सिलिकेट चल रहे थे और कार्बन फैब्रिक और लास्ट मैंने बताया चेन सिलिकेट। चेन सिलिकेट में दो टाइप थे, सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड। मैंने सिंगल स्ट्रैंड बताया। Sir, यस बेटा। sir, your voice Yes, is sir, very very. much cracking, sir, your voice. Sir. So lots of static and echoing is there in your voice. अच्छा, Yes, sir. sir. नाउ इट इज क्लियर। Yes, sir. यस और नो। Yes, sir. Yes, Clear. sir, it's clear. माइक्रोफोन वाज नॉट अटैच्ड। या तो हमने चेन सिलिकेट किया था बच्चों, सिंगल स्ट्रैंड किया था। सिंगल स्ट्रैंड का ही एक एग्जांपल मैंने आपको कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट दिया था, डाइपोसाइट। और नाउ नेक्स्ट एग्जांपल एक और इस तरह का भी हो सकता है, देखिए। और ऑक्सीजन शेड वही है, दो होंगे, ये दो पर यूनिट दो ऑक्सीजन शेड हो। तो ये सिंगल चेन सिलिकेट है। अब देखिए डबल चेन सिलिकेट, एम्फिबोल्स भी बोलते थे इनको। अब जैसे यहाँ पे एक स्ट्रैंड था, वैसे यहाँ पे दो दो स्ट्रैंड आ जाएंगे। मतलब लिखिए पहले, देखिए डबल चेन सिलिकेट्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल चेन सिलिकेट्स single chain silicates with shared oxygen atoms with shared oxygen atoms। अब इसमें कोई जनरल फॉर्मूला एक नहीं होता, मतलब ये पॉसिबल जनरल फॉर्मूलाज हैं। और एग्जाम्पल बेस का मेरे साथ साथ बना सकते हैं आप। देखिए दो स्ट्रैंड आ गए इसमें और ये कॉमन कार्बन ऑक्सीजन आ जाएगा। अभी इस तरह से इन्फिनेटली, मतलब ये इधर और ये इधर जाता ही रहेगा। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो टू शेयर्ड ऑक्सीजन, और अगर यहाँ पर से देखें तो यहाँ पे दो तो हो ही रही है, एक्स्ट्रा भी हो रहा है, थ्री शेयर्ड ऑक्सीजन। और इसी बेसिस पर हम कहते हैं कि एवरेज ऑक्सीजन शेयर्ड जो होता है इसमें, मतलब एक साइड में दो है, एक साइड में थ्री थ्री है, तो 2.5 और 5/2 ऑक्सीजन शेयर्ड हो रहे होंगे पर यूनिट एवरेज। एग्जाम्पल लिख लीजिए। डबल चेन में 2.5 ऑक्सीजन शेयर्ड है, सिंगल चेन में दो थे। तो जो फर्स्ट एग्जांपल आपने ड्रॉ किया है सिंगल चेन का ही है ना? सिंगल चेन है, एक ही दिख रहा है, एक ही स्ट्रैंड है। इसमें दो दो स्ट्रैंड है। कैसे दो स्ट्रैंड है? एक स्ट्रैंड ये है और एक नीचे वाला है, ये इससे कॉमन ऑक्सीजन से कंबाइंड है। ओके। सर आप एक यूनिट कैसे बुला रहे हैं? बेटा यूनिट मतलब एक सिलिकॉन को मैं देख रहा हूँ तो ऊपर के साइड दो शेयर कर रहा है, यहाँ पे मतलब इस स्ट्रैंड में दो शेयर कर रहा था, इसमें दो शेयर कर रहा था, कॉमन एक कर रहा है, तो ओवरऑल 5/2 कर दिया मैंने, ऐसा। प्लीज कॉपी फास्ट। Noted, sir.
अब लिखिए शीट सिलिकेट। So 1 minute, so 1 minute. एक बार आप बड़े PDF जल्दी में देखो। टेक अ स्क्रीनशॉट। शीट सिलिकेट और फाइलोसिलिकेट भी बोलते हैं। लिखिए दे हैव SiO4 4 minus, they have SiO4 4 minus tetrahedral tetrahedrals linked tetrahedrons linked into infinite 2D network each silicate has 3 oxygen shared. Three oxygen shared. और देखिए जनरल फॉर्मूला भाई ये है, और एग्जाम्पल इसका एक क्ले बस आप याद रख सकते हैं, Al2 OH whole twice five. This is sheet silicate. और ये देन लिखिए 3D silicates, और उसमें भी नोट लिखवाऊंगा, इसमें नोट लिखवाया था पहले, इतना कॉपी कर दीजिए पहले। तो सर प्रीवियस लाइक डबल चेन सिलिकेट्स का एग्जांपल नहीं था कोई? जो मैंने दिया है ना उसका मतलब वही, उसका नाम की जरूरत नहीं है। ओके सर। 3D सर सिलिकेट शीट सिलिकेट के पॉइंट पे आप दे हैव SiO4 क्या बोला, मतलब टेट्राहेड्रन कौन सा? 4 minus units, SiO4 4 minus units with 3 oxygen shared। अगर शीट सिलिकेट में पूछे कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, 3 oxygen shared है। नेक्स्ट लिखिए 3D silicate, if all the oxygen atoms of a SiO4 4 minus, if all the oxygen atoms of a SiO4 4 minus units are shared with adjacent tetrahedral and if process is repeated infinitely, and if this process is repeated infinitely, then we get infinite 3D silicate product। और शेड ऑक्सीजन 4 है, हर एक से शेयर हो रहा है भाई। इसके एग्जाम्पल जियोलाइट्स ऐसे एग्जाम्पल है जो हमने हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज भी किया था, आपको याद होगा। इसके अलावा देखिए ग्लास का जनरल फॉर्मूला भाई, ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड, सबको पता होता है। और ग्लास का जनरल फॉर्मूला होता है M2O डॉट M-O डॉट सिलिका, और M जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम, और M डैश इज बेरियम जिंक और लेड। मतलब ग्लास का मेन कंपोनेंट क्या है, सिलिका इज द मेन कंपोनेंट। हालांकि अब देखिए मतलब ग्लास में बहुत डोपिंग होती है, मतलब कि रेड ग्लास बनाने के लिए उसमें मतलब इम्प्योरिटीज डाली जाती हैं, ग्रीन के लिए, कलर्ड ग्लासेस के लिए, बट ये मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये कॉपी कर दीजिए बच्चों। Done, sir. Noted, sir. अब Noted, sir. मेरे नेक्स्ट डालिए भाई, सिलिकेट में इतना ही है, टिन। और लिखिए मेटलर्जी ऑफ टिन।
metallurgy of tin, और भाई मेटलर्जी ऑफ टिन में एक पेज छोड़ दीजिए, ये आपको भाई इसमें कराया जाएगा, मेटलर्जी में कराया जाएगा, ये यहाँ नहीं करने वाले। देन देयर इज एसएनओ। एसएनओ के बारे में लिख दीजिए कि भाई प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग SnC2O4। इसको अगर हीट करते तो SnO, CO और CO2। CO prevents oxidation of SnO to SnO2। ये ऑक्सीडाइज ना हो जाए तो CO will make sure कि ये ऑक्सीडाइज ना हो, क्योंकि ये रिड्यूसिंग है, CO अब्सॉर्ब करेगा O2। और भाई SnO के बारे में कुछ खास बात नहीं है भाई। एक थ्योरी पॉइंट लिख दीजिए कि भाई SnO कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग carbonate also, by heating carbonate also in atmosphere of CO2, in atmosphere of CO2। और देखिए भाई SnO एम्फोटेरिक है भाई। कलर लिख सकते हैं SnO इज अ डार्क ग्रे और ब्लैकिश पाउडर। और देखिए एम्फोटेरिक है तो एसिड से रिएक्ट भी करेगा और बेस से रिएक्ट भी करेगा, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड से भी रिएक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे SnO2, SnCl2 plus H2O, of course, SnSO4, Na2SnO2 स्टेनाइट, सेम स्टेनाइट, और यहाँ पे SNS चॉकलेट ब्राउन PPT। कॉपी। डन सर। तो देखिए छोटी छोटी चीजें ही है इसमें। भाई SnO2 आता है, SnO2 लिख दीजिए वाइट कलर्ड पाउडर। अब बनाएंगे कैसे, अभी पीछे हमने करा है SnO के साथ O2 करके। वाइट पाउडर मोस्टली अनरिएक्टिव टुवर्ड्स एसिड्स। और भी देखिए यहाँ पे SnO2 बनाने के मेथड, मेटास्टेनिक एसिड को हीट करके भी आ सकता है। तो नाइट्रेट को हीट करेंगे तो SnO2 प्लस NO2, और थोड़ा बहुत O2 निकल रहा होगा, SnO2 प्लस SO2 प्लस SO3। मेटास्टेनिक एसिड को हीट करेंगे तो सिंपली SnO2 और H2O। तो इसमें ये भी कर सकते हैं कि 10 प्लस कॉन्क HNO3 ओवर कॉन्क H2O4 ले H2 SnO3, और फिर SnO2 प्लस H2O। तो ये SnO2 का प्रिपरेशन हो गया। और वे SnO2 के प्रॉपर्टीज में एक तो NaOH के साथ रिएक्शन लिख सकते हैं, और वे कॉन्क H2O4 के साथ रिएक्ट करता है। एम्फोटेरिक इसीलिए बोलते हैं, कम रिएक्शन है। तो देखिए Na2 SnO3 स्टेनेट प्लस वाटर, और SnSO4 होल ट्वाइस प्लस H2O। दिस वाज SnO2। यस। डन।
Then देखिए SnCl2 HCl के साथ मिलेगा बाय एक्शन ऑफ ऑन 10 SNO ये इसके +2 के जो बेसिक सॉल्ट्स है, बेसिक कंपाउंड्स है, उनके साथ रिएक्शन कर और 10 के साथ तो ये सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ही हैं, तो कुछ है नहीं। इसमें SnCl2.2H2 हाइड्रेटेड होता है, इसको हीट करके SnCl2 एनहाइड्रस नहीं मिलता है, इसको हीट करते हैं तो SnOHCl मिलता है। तो अगर भाई हमें SnCl2 ड्राई बनाना होगा तो उसके लिए हाइड्रेटेड को हीट नहीं कर सकते। Noted, sir. देखिए ट्रांसपेरेंट सॉलिड SnCl2 कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंट सॉलिड soluble in water, alcohol and ethers, soluble in water, alcohol and ethers। और SnCl2 ड्राई के लिए SnCl4 और 10 मतलब SnCl4 प्रोड्यूस करेंगे तो इससे ये SnCl2 एनहाइड्रस या ड्राई मिलेगा। अब देखिए SnCl2 के रिएक्शन जो है वो एक साथ ही लिख रहा हूँ और पहले देखे भी है मोस्टली। HgCl2 CuCl2 कुछ याद आता है क्या थे? सर सारे रेडॉक्स रिएक्शन है SnCl4 फॉर्म होता है लाइक पहले पे स्टार्टिंग एंड द मेटल रिड्यूस हो जाएगा। क्या कहते हैं बच्चों, अपने आप लिखेंगे क्या? ओके सर। है ना। देखिए इसमें वही Hg2Cl2, इसमें Hg कॉपर, इसमें Cu2Cl2 कॉपर FeCl2। NaOH एक्सेस में क्या होगा Na2SNO2, वही NH4OH एक्सेस में सिर्फ यहीं पे रुक जाएगा, इसके साथ फिर Mn+2 और वो SnCl4 बनेगा। ठीक है, तो आई एम लीविंग इट, मतलब ये अपने आप से लिखेगा, प्रैक्टिस होगी। हटा दूं? Yes, sir. और लिखिएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं लिखा है तो आप मतलब छोड़ ही दें, है ना। ठीक है, लिखिएगा, मतलब इससे रिवीजन होगा आपका। अब देखिए SnCl4 पे प्रिपरेशन सिंपली Sn+Cl2 एक्सेस SnCl4 या फिर SnCl2 को Cl2 से ऑक्सीडाइज करेंगे SnCl4। ठीक है, मतलब इसमें भी कुछ खास है नहीं। ठीक, और SnO2 प्लस Cl2 ड्राई और S2Cl2 को हीट करके भी मिलता है SnCl4 और SO2। इसको बोलते हैं बटर ऑफ 10 और
ये और देखिए बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं है भाई। वाटर के साथ H2SNO3 एंड fumes of HCl Na2SNO3 कॉन्क HCl में H2SnCl6 इसमें NH4 twice SnCl6 लिखिए। हो गया सर। सबने कर लिया बच्चों? तो सर इसके प्रीवियस पेज का लास्ट रिएजेंट एक टाइम बता सकते हो सर? डाइक्रोमेट। ओके सर। लिख दीजिए SnCl4 के बारे में। कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड, कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड, अनप्लेजेंट ऑर्डर, colorless fuming liquid, unpleasant odor, highly reactive, highly reactive. अब देखिए SN में कुछ नहीं है, लेड पे आ जाते हैं। और पहले है PbO और एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है PbO। एक होता है येलो पाउडर, मैसेकॉट बोलते हैं, और रेडिश येलो फॉर्म, इसको लिथार्ज बोलते हैं। तो दो एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं और प्रिपरेशन तो सिंपल है। एक बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन lead is like reactive with O2 PbO, या फिर by heating salts और देखिए PbCO3 PbO प्लस CO2 कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं है। PbO प्लस NO2 SO2 प्लस O2 और PbOH होल ट्वाइस को हीट करेंगे, PbO प्लस H2। यस नोटेड। देन PbO की कोई खास रिएक्शन नहीं है, मतलब NaOH NH4OH और H2SO4 Na2PbO2 प्लम्बाइट PbOH whole twice PbSO4 plus H2, then comes PbO2 और PbO2 देखिए मतलब बेसिक स्ट्रेंथ अगर देखें तो PbO is more basic than PbO2, mostly insoluble in dilute acids। तो इसका एक ही प्रिपरेशन है जो मैंने रिएक्शन काफी बार बताई भी वैसे, डाइल्यूट HNO3 के साथ लेड नाइट्रेट प्लस PbO2 और H2। और इसके अलावा PbO2 बनाने का क्या हो सकता है,
मतलब इनडायरेक्ट मेथड होता है फिर एक, मतलब लेड एसीटेट, इसको शुगर ऑफ लेड बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, PbOH होल ट्वाइस कैल्शियम एसीटेट, और PbOH होल ट्वाइस को ऑक्सीडाइज कराते हैं CaOCl2 से, PbO2 CaCl2 और H2O, और Done, sir. Done, sir. PbO2 का भाई रिएक्शन, कोई PbO2 का रिएक्शन कोई पढ़ा है? सर उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर विद हेलाइट्स। HX पे याद पढ़ा हमने, सॉरी अच्छा, MnSO4 कॉन्क HNO3 और NaOH बस। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, PbX2 प्लस X2 प्लस H2O, यहाँ पे ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ा होगा शायद, पर्पल और पिंक PPT, और Mn ये Pb का लेड नाइट्रेट प्लस H2O, और NaOH एक्सेस में Na2PbO3। इसके अलावा एक कंपाउंड आपको लास्ट पता होना चाहिए, Pb3O4, सिंपली रेडिश पाउडर, और स्कारलेट। PbO के ऑक्सीडेशन से मिलता है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से, Pb3O4, और मिक्स्ड ऑक्साइड है। नेक्स्ट पेज पे रिएक्शन लिखूंगा, खत्म है लेट से। Done. लिख दीजिए भाई, इनसॉल्वेंट वाटर, और रेडिश तो लिखवाई दिया मैंने। ये बात नहीं है, तो PbCl2 प्लस PbO2 प्लस H2O डाइल्यूट HCl, कोल्ड HX के साथ हीट करेंगे तो PbX2 प्लस H2O प्लस X2 डाइल्यूट HNO3 के साथ, पहले ही बताइए, Pb लेड नाइट्रेट, PbO2 डाइल्यूट H2O4 के साथ भी ऐसी है, PbSO4 प्लस PbO2 H2O, हीट करके PbO प्लस O2। देखिए कार्बन फैमिली यहीं पर खत्म होती है, ये ऑक्सीजन फैमिली पे जाएंगे, ये सॉरी नाइट्रोजन फैमिली। जस्ट नाइट्रोजन फैमिली शुरू करें, कॉपी कर। Done, sir.
Done, sir. देखिए नाइट्रोजन फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली यही है, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पूछे गए। They're called as nicogens. N2NP3। लिखिए नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल्स। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल्स। Arsenic and antimony are metalloids. Arsenic and antimony are metalloids. और bismuth is a clear metal. Bismuth is a clear metal. उसके बाद देखिए N2 gas, N2 gas, P4, P4, uh, soft waxy solid, soft waxy lusterless solid, metallic luster नहीं होता, soft waxy lusterless solid, और ये arsenic lusterless solid, lusterless solid, antimony and bismuth, hard solids with metallic luster. Hard solids with metallic luster. और देखिए एलोट्रोपी ऑफ फॉस्फोरस, एलोट्रोपी ऑफ फॉस्फोरस, और लिखना है बेटा इसमें ज्यादा है ना। लिखिए फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन फॉलोइंग एलोट्रोपिक फॉर्म्स। phosphorus exist in following allotropic forms। पहला व्हाइट और येलो, नेक्स्ट रेड, नेक्स्ट स्कारलेट, नेक्स्ट रेड फॉस्फोरस, व्हाइट ओवर येलो, स्कारलेट, रेड, अल्फा ब्लैक, अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक, अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक, और उसके बाद वायलेट। और अब फर्स्ट स्टार्टिंग वाली व्हाइट और येलो फॉस्फोरस, और उसमें लिखिए कि भाई So, व्हाइट, सर अल्फा ब्लैक के बाद आपने कौन सा बोला? बीटा ब्लैक। ओके सर। हाँ भाई नेक्स्ट अब व्हाइट फॉस्फोरस का बता रहा हूँ। पहले देखिए मतलब रेड कलर की कोटिंग आ जाती है उसकी वजह से येलो दिखता है, बताया भी है पहले। देख लीजिए व्हाइट फॉस्फोरस डेवलप्स अ वेरी थिन रेड कोटिंग ऑफ P4O6, a very thin coating of P4O6 on its surface due to aerial oxidation, on its surface due to aerial oxidation, which makes it to appear yellow, which makes it to appear yellow, and garlic smell is also there due to
and garlic smell is also there due to this coating. और the white soft waxy solid, white soft waxy solid, और below 1075 Kelvin, below 1075 Kelvin, it exists as P4. It exists as P4. Above 1075 Kelvin, above 1075 Kelvin, it exists as P2. It exists as P2. ठीक है, और भाई बर्न होने पे मतलब लाइट रिलीज करता है, इसे केमिल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, और इसीलिए डार्क में ग्लो करता है। ठीक है, तो लिख लीजिए भाई, व्हाइट फॉस्फोरस बर्न्स इन एयर टू फॉर्म P4O10. White phosphorus burns in air to give P4O10 and glows in dark, and glows in dark, which is known as chemiluminescence, which is known as chemiluminescence. और देखिए इसके अलावा ये स्ट्रक्चर होता है, मतलब reactivity to angle strain, PP bonds are band bonds, phosphorus is sp3 hybridized. ये लिख लीजिए जल्दी से। सर आपने फर्स्ट पॉइंट में बोला था व्हाइट फास्फोरस जो है वेरी थिन कोटिंग ऑफ ऑफ क्या लिखना था हमें? P4O6. ओके थैंक यू। ओके बेटा, ये हो गया होगा। जस्ट अ सेकंड। अच्छा एक बात और लिख, इसमें भी इतने से भी नहीं लिख पाया यार, गजब। अबे white phosphorus is stored in water to prevent its aerial oxidation. White phosphorus is stored in water to prevent its aerial oxidation. अब red phosphorus, highly polymerized form, or structure not known with certainty. Way more stable than white phosphorus. More stable than white phosphorus. Stable in air. Stable in air. ठीक है, और भाई ये इतने मतलब ये लिखना है कि P4 व्हाइट को इनर्ट गैस के प्रेजेंस में हीट करते हैं, आयोडीन कैटलिस्ट, तो रेड फास्फोरस मिलता है। उसके बाद ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस में लिख दीजिए पहला अल्फा ब्लैक और मेटालिक, अल्फा ब्लैक और मेटालिक फास्फोरस। और अल्फा बीटा में देखिए सभी जगह वही होता है कि ए बी अल्फा में, बीटा में ए बी सी। तो लिख दीजिए भाई अल्फा ब्लैक हैज ए बी पैकिंग, अल्फा ब्लैक हैज ए बी पैकिंग, highly stable, it is quite stable,
chemically less reactive, stable in air, stable in air, और a non-conductor, non-conductor, और layer structure, layer structure. ABC packing, ABC packing, uh, thermodynamically most stable allotrope of phosphorus, thermodynamically most stable allotrope of phosphorus. और अब देखिए भाई एटॉमिक साइज नीचे आते तो बढ़ता है, आयनिक साइज भी नीचे आता तो बढ़ता है, कैटायनिक एनायनिक दोनों। मेल्टिंग पॉइंट में बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ड्यू टू वीकर मेटालिक बॉन्डिंग, और ऐसा इसलिए क्योंकि आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन पेयर पार्ट नहीं लेगा, आउटर एस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स इनर्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कि मतलब वो मेटालिक बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। तो इस पे एक छोटा सा पॉइंट लिख भी सकते हैं कि बिस्मथ हैज अनयूजुअली लो बीपी मेल्टिंग पॉइंट, बिस्मथ हैज अनयूजुअली लो melting point due to non-participation of outermost s electron pair, outermost s electron pair in metallic bonding. और बीपी में ऐसा कुछ नहीं होता, बीपी नॉर्मल जाता है भाई, यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नॉर्मली डिक्रीज होती है, एंटीमनी और बिस्मथ बहुत क्लोज होते हैं, डेंसिटी नीचे आता है तो बढ़ती है। चिंता सर 1 सेकंड। जल्दी जल्दी करें। सर डेंसिटी ऑफ मेटल्स का भी ऐसा कोई पीछे लॉजिक होता है या फैक्चर है? डेंसिटी तो बहुत फैक्ट हो जाती है यार, बहुत डिफरेंट वेरिएशंस। बच्चों हो गया? यस सर। अब देखिए जीआई से बताया था ऐसा मैंने आपको ये सब कुछ कि एनएन सिग्मा और पीपी सिग्मा में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एनएन पाई और पीपी पाई में ये ज्यादा, इसीलिए नाइट्रोजन N2 की तरह करता है, फास्फोरस P4 की तरह। और ठीक है ये लिख दीजिएगा। और आयनेशन एनर्जी पे आया, इसमें आयनेशन एनर्जी 1 और 2 का क्या ऑर्डर होगा अपने आप बताइए। I1 में C less than N less than O less than F। C लेस देन O नाइट्रोजन लेस तो देन, हायर होता है ना। Oh yeah, sorry sir. I2 में C less than O less than N less सर। I2 सर I2 में नॉर्मल होता है। नहीं बेटा नहीं होता, नॉर्मल ये होता है O का यहाँ पर मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, ठीक है ये आता है ऑर्डर। तो नाइट्रोजन का देखिए मतलब आयनेशन एनर्जी
भाई 16 वाले से ज्यादा होता है, और इसका भाई ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3 हाफ फिल्ड सबशेल है और फुल फिल्ड सबशेल। जनता सॉरी डन सर, डन। और भाई N2 केमिकली इनर्ट होता है बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एनर्जी एंड लैक ऑफ पोलैरिटी। लिख दीजिए कि भाई नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट ड्यू टू लैक ऑफ पोलैरिटी। अच्छा अब देखिए भाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है नॉन मेटल्स का ज्यादातर नेगेटिव होता है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे एनर्जी रिलीज करते हैं, बट नाइट्रोजन का पॉजिटिव होता है और साइज छोटा है इसलिए और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो लिख दीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अनएक्सपेक्टेडली is unexpectedly positive for nitrogen, positive for nitrogen, due to small size and due to small size and stable electronic configuration, stable electronic configuration, and that is why and that is why the that is why nitride formation takes place only if nitride formation takes place only if it is only if it is stabilized by only if it is stabilized by lattice energy factors, lattice energy factors। ठीक है। अ, और देखिए ये सभी जितने भी डाई नेगेटिव ट्राई नेगेटिव एनाइंस है इनका फॉर्मेशन यही मतलब एंडोथर्मिक होता है, इनमें स्टेबलेशन लैटिस एनर्जी से चाहिए होता है। ठीक है। बॉन्ड एनर्जी में देखिए अगर हम देखें तो PP स्ट्रांग होता है, देन AS देन NN। तो ये लोन पे लोन पर रिपल्शन की वजह से क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है भाई। और मैंने ये बता दिया कि नाइट्रोजन जो होता है तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे, N4 में नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, N2 में करता है भाई। फास्फोरस P2 में नहीं करता है और ये P4 में एग्जिस्ट करता है। जनता जल्दी डन सर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंपॉर्टेंट है इसमें भाई। नाइट्रोजन -32 +5 भाई डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं -3 से +5 के बीच में। और भाई N का जो लोएस्ट नेगेटिव OS होगा वो क्या -3 है भाई। इट इज ऑब्वियसली नॉन ऑक्सीडाइजिंग क्योंकि और नीचे नहीं जा सकता भाई। वीकली रिड्यूसिंग मतलब ये आसानी से ऑक्सीडाइज भी नहीं होता, रिड्यूसिंग है बट वीकली रिड्यूसिंग। ऐसे ही नाइट्रोजन का जो हाईएस्ट पॉजिटिव OS है वो भाई नॉन रिड्यूसिंग, किसी का भी हाईएस्ट पॉजिटिव नॉन रिड्यूसिंग होता है बट
by oxidizing in nature. पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा, रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा होगा. N2O, NO, ऑक्सीडाइजिंग नेचर NO2, N2O5, ऐसे H2N2O2, हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड और परऑक्सी नाइट्रिक एसिड. परऑक्सी और भी ज्यादा होगा परऑक्सी लिंकेज की वजह से. चिंता यस है. और फॉस्फोरस -32 +5 P-3, obviously non-oxidizing और reducing in nature. P का हाईएस्ट पॉजिटिव ओएस जो होता है वो भी देखिए नॉन रिड्यूसिंग तो होना ही है, मतलब इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं. नॉन ऑक्सीडाइजिंग होता है ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ये फॉस्फोरस. तो देखिए इसके कंपाउंड्स में H3PO5 और H4P2O8 ये हाईएस्ट पॉजिटिव ओएस में है. ज्यादातर हाईएस्ट पॉजिटिव स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग है, बट ऑक्सीडाइजिंग ड्यू टू peroxy linkage, not due to phosphorus. ठीक है. और भाई इसके अलावा आर्सेनिक और एंटीमनी में +3 +5 +3 +5 और बिस्मथ में ये नट पेयर इफेक्ट में बताया था +3 +5. ठीक है. बच्चों क्या थी? डन सर. अच्छा, +3 की स्टेबिलिटी नीचे आने पे क्या होगी, बढ़ेगी, और +5 की घटेगी, है ना. लिख दीजिए इसको भी कि स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases and stability of +5 oxidation state increases on going down. Sir, on going up, right? You said जैसे +3 बोल रहा हूँ, decrease. Okay. stability of +3 increases, sorry. Stability of +3 increases and that of +5 decreases on going down the group. और ब्रैकेट में डाल दीजिए इनर्ट पेयर इफेक्ट. ब्रैकेट में इनर्ट पेयर इफेक्ट. बेटा जय, अगर माइक ऑन करते हैं तो माइक ऑफ भी करिए, नहीं तो आपको मुझे Oh, so off ही था. डिस्कनेक्ट हो गया था शायद. हाँ भाई, तो देखिए आर्सेनाइड ये लिख दीजिए कि भाई आर्सेनिक +3 कंपाउंड्स आर मोस्टली रिड्यूसिंग इन नेचर. आर मोस्टली reducing in nature and arsenides gets oxidized commonly
commonly? To arsenate. To arsenate. और ये देखिए, the oxy acids of NNP in between -3 and +5 generally disproportionates, ये important point है। और ये एग्जाम्पल में HNO2 जैसे ही बनता है वैसे ही डिकम्पोज हो जाता है, तो बताइए NO प्लस HNO3 प्लस H2O में इनको अगर हीट करें तो डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं, दोनों में PH3 H3PO4 और H2O। ये इस साल भी जेईई में पूछा गया था। जनता जल्दी। डन सर। Also, सर NO न्यूट्रल होता है। बेटा किस लिए, मतलब कहाँ से आ गया ये सर ऐसे डाउट है। डाउट है? तो बेटा नाइट्रोजन फैमिली खत्म हो गई क्या? नो सर। तो इसका मतलब ऑक्साइड्स में आएगा ये क्या? यस सर, कॉमन वाटर। है ना बेटा। तो देखते हैं, आपने बताया बहुत बढ़िया लगा, बहुत मजेदार था, थैंक यू। ऑक्साइड्स में भाई हम सारे नेचर डिस्कस करेंगे, कौन न्यूट्रल है कौन एसिड। देखिए एन बॉन्ड टाइप फ्यू आयनिक नाइट्रेट्स। आयनिक नाइट्रेट कौन से होते हैं? Li3n, M3n, M3n2 और ALN। जितने भी आयनिक नाइट्रेट होते हैं इनके हाइड्रोलिसिस पे क्या होता है, वही अमोनिया मिलता है। और नाइट्रोजन का कोवेलेंसी तो सभी जानते हैं कि कोवेलेंसी इसका 4 भी हो सकता है अगर प्लस चार्ज है, 5 नहीं हो सकता, तो मैं उतना नीचे नहीं जा रहा हूँ। फॉस्फोरस भाई तो फ्यू आयनिक नाइट्रेट्स अदरवाइज मोस्टली कोवेलेंट है। फ्यू आयनिक फॉस्फाइड्स भाई M3P ग्रुप 1, M3P2 वैलेंसी से ही पता लग रहा है, ग्रुप 2 ALP। और अदरवाइज मोस्टली भाई मोस्टली कोवेलेंट, ठीक है। और भाई फास्फोरस जो होता है, आप देखिए मतलब ये तो बहुत बेसिक बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि फास्फोरस PCl5 बना सकता है, नाइट्रोजन NCl5 नहीं बना सकता क्योंकि भाई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। N कैन नॉट बी भाई पेंटावेलेंट, ठीक है। और भाई इसके अलावा देखिए +3 OS कंपाउंड जो होंगे दे विल बी मोस्टली कोवेलेंट in anhydrous condition or turns ionic in aqueous, ठीक है बच्चों। पार्टिकल्स डन। अच्छा भाई फास्फोरस का pH 5 नहीं बन सकता, ये भी पहले बताया है कि H के साथ डी ऑर्बिटल्स का यूज नहीं हो सकता, है ना भाई। pH 5 SH4 याद है कुछ, SH6 IH3। कंपाउंड्स हाँ बेटा, सर हाइड्रोजन में किया था। हाइड्रोजन में किया था ये, अरे जादू कर दिया आपने। दे ऑल डोंट एग्जिस्ट, ठीक है। और +3 में कुछ कंपाउंड होते हैं बिस्मथ के जो आयनिक होते हैं, दे इवन एनहाइड्रस में दे आर आयनिक इन नेचर। और ये इसके अलावा देखिए बिस्मथ में एक पॉइंट होता है कि अगर वाटर डालें तो कंपाउंड जो होते हैं इसमें हाइड्रोलिसिस की वजह से इट फॉर्म्स BiO+ कैटायन, इसे बोलते हैं बिस्मिथिल कैटायन, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सो कैटायन और H+ ऑफ कोर्स आएगा, सोल्यूशन एसिडिक होगी। इसमें SbO+ इसे एंटीमोनिल कैटायन और
भाई H+ आ जाता है। तो देखिए जैसे ज्यादातर आयनिक हो जाते हैं, लेकिन BiCl3 में अगर वाटर डालेंगे तो BiOCl, ये बिस्मथ के टेस्ट में भी पढ़ा होगा आपने, HCl के फ्यूम्स। SbCl3 में वाटर डालें तो SbOCl और HCl के फ्यूम, ये वाइट होता है, ये ऑरेंज होता है। ऐसे ही BiI3 में वाटर डालें तो BiOI पे ये भी ऑरेंज होता है। तो एक छोटा सा नोट भी डलवा दूंगा, बिस्मथ के कंपाउंड्स में क्लोराइड भाई और एंटीमनी+3 के सॉल्ट्स में हाइड्रोलिसिस पे ऑक्सो सॉल्ट मिलते हैं हैविंग ऑक्सो कैटायन पार्टिकल्स। अच्छा लिख दीजिए कि भाई मोस्टली bismuth and antimony compounds gives their oxo salts um, in water due to formation of the oxocation। अब डाइपोल देखिए, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फास्फोरस और ऑक्सीजन में ज्यादा है, लेकिन तब भी इसका डाइपोल ज्यादा होता है, क्योंकि ये क्या होगा भाई, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा R3P डबल बॉन्ड O, और रेजोनेंस की वजह से पार्शियल चार्जेस आ जाएंगे O, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। इसके अलावा में देखिए NO, या सीधी सीधी बात भाई, PO bonds आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एक तो ड्यू टू पोलैरिटी काफी ज्यादा है, और भाई डी पाई पी पाई ओवरलैप। और आपने ऑर्गेनिक में वेटिक रिएक्शन पढ़ी होगी एक, उसका ड्राइविंग फोर्स ही पीओ बॉन्ड्स बनना होता है ऑल, ठीक है। इसके अलावा देखिए भाई पीओ F3 POCl3 POBr3, इसमें PO बॉन्ड लेंथ पूछ लेते हैं। तो भाई इसमें पेंट रूल के हिसाब से जैसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये P कैरेक्टर लेगा, यहाँ पे S कैरेक्टर होगा, तो लेंथ जो होगी PO बॉन्ड लेंथ वो इस तरह से होगी, मतलब दिस इज मोस्ट कॉन्ट्रैक्टेड भाई फास्फोरस, तो लेंथ सबसे कम होगी। कॉपी करिए, I'm coming in a minute from washroom, just Done, sir.
सर व्हाट वाज द रीजन दैट R3NO का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? हाँ बेटा जय, क्या ज्ञान दे रहे हैं? सर माय नेम इज जयशंकर। यस जय। सर R3NO का डाइपोल मोमेंट ज्यादा क्यों होगा? भाई इसमें चार्जेस पार्शियल हो गए, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है। ओके सर, गॉट। हाँ भाई तो देखिए भाई, हमने ये बात करी और अब आ जाते हैं एक्शन ऑफ एयर वाटर केमिकल प्रॉपर्टीज पर। देखिए भाई लिखिए, एक्शन ऑफ एयर और नाइट्रोजन बर्न्स इन एयर बट बहुत हाई टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस अबव एन हो जाता है, और इसीलिए इतना सारा नाइट्रोजन है और कंबशन नहीं होता। इलेक्ट्रिक स्पार्क से एन हो जाता है। एसिड रेन में यही फंडा होता है कि N2 प्लस O2 लाइटनिंग इलेक्ट्रिक स्पार्क NO NO प्लस O2 NO2 और NO2 प्लस H2O भी HNO2 और HNO3 मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। HNO2 gives NO प्लस HNO3 प्लस H2O, ठीक है। और भाई इसके अलावा वाइट फास्फोरस burns to give P4O10 बताया भी था, केमी लिमिनेसेंस, ठीक है। लिखिए जल्दी से। डन सर। डन सर। भाई एक्शन ऑफ वाटर क्या है? तो एक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एक्शन ऑफ एसिड्स और बेसिस, और नाइट्रोजन पे तो कोई कुछ नहीं होने वाला भाई, चाहे रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एसिड हो चाहे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड हो, नो इफेक्ट भाई। फास्फोरस में सारे एलोट्रोप बताया भी है ऐसे, कॉन्क HNO3, फास्फोरस भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से अफेक्ट नहीं होगा भाई। कॉन्क H2SO4 या ओजोन मॉइस्ट, अब ये एसिड नहीं है ओजोन लेकिन सिमिलर रिएक्शन है तो बता रहा हूँ, H3PO4 आ जाएगा। बहुत बार बता दिया, ये NO2 बनेगा, ये SO2 बनेगा, ये O2 बनेगा, तो ये हो गया। और भाई आर्सेनिक एंटीमनी के साथ भी सिमिलर है, कॉन्क HNO3, कॉन्क H2SO4, ओजोन प्लस वाटर NO2 प्लस H2O, O2 प्लस H2O प्लस, सब में जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H3ASO4 और H3SBO4 आता है। जनता नोटेड सर। और नॉट अफेक्टेड बाय लिख दीजिएगा अलग से, P, AS and SB are unaffected by non-oxidizing acids. Non-oxidizing acids. Next, action of base. भाई और एक्शन ऑफ बेस में बताया हुआ है कि NaOH H2O के साथ फास्फोरस वाइट रिएक्ट करता है, PH3 और NaH2PO2। नाइट्रोजन पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप लिख सकते हैं नो इफेक्ट ऑन नाइट्रोजन, नो इफेक्ट ऑन नाइट्रोजन। और नेक्स्ट पॉइंट, इसमें अब याद होगा P2H4 के ट्रेसेस आते थे, उसकी वजह से स्मोक आता था रिएक्शन मिक्सचर से, मैंने बताया था कि P2H4 बर्न होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि भाई white phosphorus disproportionates in presence of alkali
white phosphorus disproportionates in presence of alkali. In presence of alkali to give pH3 and hypophosphite, to give pH3 and hypophosphite, or the smoke comes out of reaction mixture due to combustion of P2H4. Smoke comes out of reaction mixture due to combustion of P2H4. ठीक है, और देखिए आर्सेनिक के साथ ये इफेक्ट है, और बाकी के साथ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. एक्शन ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2 बोरोन कार्बन फैमिली, ये हम पहले ही कर चुके हैं ऑन ग्रुप 15, मतलब ग्रुप 1 में किया था नाइट्रोजन फैमिली के साथ कॉम्बिनेशन एंड ऑल, ये सब कुछ पहले कर चुके हैं. लीव 2 पेजेस, और पीछे से शायद देख के लिखिए, बट लिखिए. ठीक है, पढ़ा तो जनता. Yes, sir. नेक्स्ट लिखिए भाई, एक्शन ऑफ मेटल ऑन मेटल किया, तो भाई जनरल कंपाउंड्स पे आते हैं, और पहले हाइड्रेट्स. देखिए ऑल फॉर्म्स MH3 टाइप हाइड्रेट्स. नाइट्रोजन के लिए थोड़े डिफरेंट भी हैं, NH2 हाइड्रोजीन, और HN3 हाइड्राजोइक एसिड, ये भी आता है. फॉस्फोरस के लिए भी P2H4 आता है. ठीक है, और भाई इसके अलावा BP, देखिए एक काम करिए, पहले इतना लिखिए. लिख लिया क्या? हाँ सर. लिख दीजिए भाई, ease of formation of hydride decreases down the group. और उसका रीजन देखिए ये है कि MH बॉन्ड एनर्जी पे प्रोपोर्शनल होगा, तो बॉन्ड जितना वीक होता जाएगा. ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्राइड्स आर ऑल कलरलेस. Hydrates are all colorless, and their smell becomes more offensive on going down the group. और देखिए ease of formation, thermal stability, दोनों ही चीजें MH बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करती हैं. बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे बहुत अजीब है, पहले मॉलिक्यूलर मास से जाता है, फिर एच बॉन्डिंग, फिर मॉलिक्यूलर मास. अमोनिया बीच में होता है. PH3 मोस्ट वोलेटाइल हाइड्रेट ऑफ ग्रुप 15. हालांकि हाइड्रोजन एंड कंपाउंड में बताया था, बट फिर भी एक बार और बता रहा हूँ. H2 दूसरे ग्रुप के लिए H2SE, H2S. 17 में HF, पहले एच बॉन्डिंग फिर मॉलिक्यूलर मास चलता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है. बच्चों डन है? अब मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल है,
बेसिक स्ट्रेंथ भाई MH बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करेगी ऑफ कोर्स, और अमोनिया SBH3, this is basic, we all know this is weakly basic, and they forms salt with HX, इसमें no salts with HX also, hardly basic, और नहीं इसके अलावा reducing ability उल्टा होता है, ये इन्वर्सली मतलब ये आयनेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, तो NH3 most difficult to be oxidized, ASH3 और SBH3 most difficult to be oxidized, और ये NH3 और बाकी में एक डिफरेंस ये भी है कि इन सब में यहाँ पे लोन पेयर इज एन sp3ho, लोन पेयर इज एन भाई s ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडेशन नहीं होता भाई, मतलब ड्रैगोस रूल बताया गया होगा पहले, तो ये करिए। सर आपने बिस्मथ के हाइड्राइड क्यों नहीं लिखा है? स्टेबल नहीं होता भाई, ओके सर। पढ़ा दो बच्चों, कॉपी कर लिया होगा ना? और भाई कॉम्प्लेक्सेशन एबिलिटी, अमोनिया PH3, ASH3 और SBH3 hardly forms any complex, और ये दोनों SFL है, ठीक है। और अब आते हैं हैलाइड्स पर, MX3 and MX5 type of halides are known, और भाई इसमें अब देखिए अमोनिया का रिएक्शन हैलोजन के साथ, ये मैं पहले बता चुका, रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड X2, ये हाफ पेज छोड़िए इसके लिए और अपने आप लिखिएगा। Cl2 एक्सेस में क्या होगा ये सब कुछ बता चुका था, ठीक है। और भाई सीधा सीधा स्टेबिलिटी, भाई क्लोराइड्स क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस भी बताई थी कैसे, अच्छा ये हो गया। एक छोटा सा पॉइंट अलग से लिखिए कि भाई नाइट्रोजन में, वैसे ये लिखवाया है लेकिन फिर भी एक बार और इम्पोर्टेंट बात है कि भाई ओनली ट्राइफ्लोराइड इज स्टेबल, फॉर नाइट्रोजन ओनली ट्राइफ्लोराइड NF3 स्टेबल, others are explosive। और देखिए ये GIC में भी कर रहा था वैसे, NF3 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बट अगर बहुत हाई टेम्परेचर होगा तभी हाइड्रोलाइज होगा, और SN1 मैकेनिज्म से हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। तो ये कर दीजिए।
भाई NCl3 का हाइड्रोलिसिस क्या होगा? भाई अमोनिया और HOCl वेकेंट ऑर्बिटल Cl पे होता है, H3PO3 HCl. दिस इज रेजिस्टेंट टू PF3 PF5 दोनों. तो हाइड्रोलिसिस बहुत कम हाइड्रोलिसिस होती है, ऑलमोस्ट नहीं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग PF बॉन्ड्स. मतलब ये PF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हाइड्रोलिसिस ऑलमोस्ट जीरो है. ASCl3 में H3ASO3 और HCl आ जाएगा. ये ट्राई बेसिक होता था और ये डाई बेसिक होता था. इसका रीजन भी बताया पहले, ठीक है. और भाई इसके बाद क्या कर सकते हैं? SbCl3 अभी बताया था कि मतलब SbOCl और HCl, ये ऑरेंज. देखिए ये दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ कि भाई याद हो जाए आपको, इम्पोर्टेंट है. ये वाइट BiI3 BiOI ऑरेंज और भाई ये खुद ब्लैक की जनता. यस. Noted, sir. भाई नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म पेंटाइलाइड्स, लिख लीजिए. नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म पेंटाइलाइड्स due to absence of vacant d orbitals. Due to absence of vacant d orbitals. अब देखिए हैलाइड्स में बॉन्ड एंगल वही रिपल्शन भी है, तो आई की तरफ जाएंगे तो मोस्टली वही इंक्रीज होता है. जब क्लोराइड जो है उधर क्या होगा, कम होगा. और वही, लेकिन एंटीमनी थोड़ा पेनफुल एलिमेंट है, मतलब बहुत सारी चीजों में. SbCl3 अब बहुत कम वेरिएशन होता है. मतलब यहाँ पे 99.5 होता है, यहाँ पे 99.1 होता है, मतलब बहुत ही कम वेरिएशन. PF3 ASF3 नीचे जाएंगे तो एंगल कम होता है, बॉन्ड एंगल, केमिकल बॉन्डिंग में पड़ा भी हो गए. PCl3 ASCl3 और SbCl3 फिर एंगल ज्यादा. PBr3 में कुछ दिक्कत नहीं है. ASBr3 SbBr3 और NH3 और NF3 में NF3 का कम होता है. भाई अगेन बेसिक केमिकल बॉन्डिंग. अच्छा बाटी. हटा दो. Yes, sir. भाई ऐसे ही पेंटाहेलाइड्स में PCl5 का हाइड्रोलिसिस, POCl3 बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस और H3PO4 बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. और फिर POCl3 एक और तरीके से बनता है. PCl5 और SO2 का रिएक्शन अगर होता है तो उससे POCl3 और SOCl2 बनता है. और फिर ये सुना है क्या कभी, स्यूडो वेरी रोटेशन? जनता. नो सर. देखिए PF5 जो होता है, ये PX5 कोई भी ले सकते थे, ऐसा होता है. इसमें फॉस्फोरस की हाइब्रिडेशन क्या होती है? हम्म, sp3d.
sp2 प्लस pz dz इसको कोलैबोरेशन बोलते हैं। इससे इक्विटोरियल बॉन्ड्स बनते हैं और इससे एक्सियल बॉन्ड्स बनते हैं। तो अब ये जो होते हैं वो वीकर एंड लॉन्गर, ये शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। तो अब लेकिन देखिए, मतलब इसमें नोट लिखवाऊंगा, क्या नोट लिखवाऊंगा समझ लीजिए भाई। मतलब एनएमआर मतलब होता है जो एक किसी मॉलिक्यूल का एक एवरेज पिक्चर देता है। एनएमआर से दोनों लेंथ जो होते हैं इक्वल दिखते हैं, और हम कहते हैं वो इसलिए होता है कि ये एक्सचेंज होते रहते हैं, मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल जो आइडेंटिकल है वो एक्सचेंज होते रहते हैं। और ये आइडेंटिकल एटम्स का एक्सचेंज जो है भाई ट्रायंगल बाइपिरामिडल में, इसी को स्यूडो बेरी रोटेशन कहा जाता है। Getting it? तो पहले कॉपी कर दीजिए। Noted, sir. नोटेड। लिख दीजिए कि इन अ ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल molecule, in a trigonal bipyramidal molecule, exchange of identical atoms or groups, exchange of identical atoms or groups in exchange of identical atoms or groups at axial and equatorial, at axial and equatorial via square pyramidal intermediate, via square pyramidal intermediate is known as the pseudo berry rotation। ठीक है। और नेक्स्ट लिखिए ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में भाई NP oxides are mostly acidic, NP oxides are mostly acidic, और the stability of oxides decreases from N to bismuth, और the अब देखिए भाई दो मिक्स्ड एनहाइड्राइड है नाइट्रोजन के, NO2 N2O4, H2 डालते हैं तो HNO2 HNO3 आता है। Sb2O4 भी मिक्स एनहाइड्राइड है, तो Sb2O3 और H3SbO4 आता है। और N2ONO मिस्टर जय, आपको काफी रिलीफ लग रहा होगा, न्यूट्रल ऑक्साइड से। बाकी सारे एसिडिक है, और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ता है तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। करेंगे अगर हम ट्राइऑक्साइड लें तो अस एसिड बनाएंगे हाइड्रेशन पर, भाई H3PO3 और Na2H अस एसिड। और अगर पेंटॉक्साइड लेंगे तो एक एसिड बनाएंगे H3PO4 और NaOH के साथ Na3PO4। बच्चों ट्राइऑक्साइड्स देखिए रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। चलिए मैं लिखवा देता हूँ, पहले कॉपी कर दीजिए। यस सर, लिख दीजिए ट्राइऑक्साइड्स आर मोस्टली रिड्यूसिंग इन नेचर, ट्राइऑक्साइड्स आर मोस्टली reducing in nature, um,
pentoxides of nitrogen and bismuth are oxidizing in nature. Pentoxides of nitrogen and bismuth are oxidizing in nature. ठीक है. Next, arsenic oxides are weakly acidic. Arsenic oxides are weakly acidic. Next, antimony oxides are amphoteric. Antimony oxides are amphoteric, and bismuth oxides are weakly basic. अब देखिए ऑक्सी एसिड्स, और देखिए एक एक करके सभी ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर बता रहा हूँ. ये हाइपोनाइट्रस एसिड है, और इसके बारे में एक नोट भी लिखेंगे कि मतलब इसका ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है और इसका नेचुरली डाइपोल मोमेंट कम होता है, तो इससे हम ये गेस करते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा. तो लिख दीजिए भाई, हाइपोनाइट्रस एसिड कैन शो जीआई, कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीआई, और भाई कैन शो जीआई, और trans isomer is more stable than cis. Trans isomer is more stable than cis. More stable than cis. और भाई its dipole moment is low. Dipole moment is low, which shows that it primarily exists in trans form. और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है. ये ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है, रिड्यूसिंग भी हो सकता है, और ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही होंगे. बच्चों क्लियर है? कर लिया कॉपी? Yes, sir. अब फॉस्फोरस के एसिड्स में आते हैं. अपने आप से नाम लिखेंगे, बताएं सारे नाम. स्ट्रक्चर बता रहा हूँ. पहला हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दूसरा फॉस्फोरस एसिड, तीसरा फॉस्फोरिक एसिड. देखिए HPO3 थ्राइस होता है साइक्लिक ट्राइमेरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड. नाम अपने आप लिखिएगा और इसका स्ट्रक्चर भी अपने आप बनाएगा. साइक्लिक टेट्रामेरिक, बस में 4 पी आ जाएंगे. और ये दिस इज हाइपो. अब किसमें PP लिंकेज है ये पूछ लेते हैं. हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. देखिए जनता, यस.
और कौन से एसिड होते हैं फास्फोरस के, याद है कुछ? पार्टिकल देखिए, ये पायरोफॉस्फोरिक, दिस इज पायरोफॉस्फोरिक, दिस इज पायरोफॉस्फोरस, दिस इज peroxomono phosphoric acid, peroxidi phosphoric acid, ठीक है। और आर्सेनिक पे आ जाते हैं। आर्सेनिक में तो आर्सेनस एसिड, और आर्सेनिक एसिड। बच्चों लिख लिए सारे? एक सेकंड सर। जल्दी करिए। नोटेड सर। अच्छा, एक बात और लिखिए कि भाई फॉस्फोरस एसिड्स हैविंग PP और PH linkages, phosphorus acids having pH और PP linkages are reducing in nature, are reducing in nature. Next, higher the number of pH bonds, higher will be reducing ability. Higher the number of pH bonds, higher will be reducing ability. और वे फॉस्फोरस की तरह एंटीमनी में दिस डू नॉट एग्जिस्ट। और HNO2 मैंने बता ही दिया था क्या होता है। बिस्मथ का कोई ऑक्सी एसिड नहीं है, ये बेस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और बेसिक। वीक बेस ही होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। भाई और ठीक है बस, है ना, मतलब ऑक्सो एसिड्स में इतना बहुत है। फास्फोरस में लिखवा दिया ना कि H3PO5 एंड H3, ये लिख लीजिए अलग से, H3PO5 एंड H4P2 O8 are oxidizing in nature due to peroxyl linkage. और अब देखिए वही कंपाउंड्स पे आते हैं। पहला वही नाइट्रोजन प्रिपरेशन, एक तो डिस्टिलेशन ऑफ एयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दूसरा NH4NO2 को अमोनियम नाइट्राइट को अगर हीट करेंगे तो N2 प्लस H2O, और बताया भी था ऑक्सीडाइजिंग एनायन है। अब लैब प्रिपरेशन जो होता है वो अमोनियम नाइट्राइट तो मिलती नहीं है, तो KNO2 प्लस NH4Cl, इसको हीट करते हैं तो यहाँ से KCl NH4NO2 और ये आ जाएगा। इसके अलावा और भी मेथड्स करिए और बच्चों। सर अमोनियम डाइक्रोमेट का हीटिंग। हाँ बेटा अभी बताएंगे, मतलब ये खत्म नहीं हुआ है। ओके सर। ध्यान से।
नोटेड सर. तो नेक्स्ट लिख दीजिए, बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एनायन, बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट्स विद ऑक्सीडाइजिंग एनायन, ठीक है। और ये अपने आप से लिखिए, मतलब जैसे N2 प्लस सी आर, चलिए मैं लिख देता हूँ, N2 प्लस Cr2O3 प्लस H2O, यहाँ पे N2 प्लस I2 प्लस H2O, ठीक है। और ये इसके अलावा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 से CuO PbO Cl2 NaOX Cu प्लस H2O Pb प्लस H2O, यहाँ पे NH4Cl, यहाँ पे NaX प्लस H2O, CX2 प्लस H2O, NaCl CaCl2, और सब में क्या मिलेगा, नाइट्रोजन। और कोई मेथड नाइट्रोजन बनाने का? Yes, sir. Treating metal nitrates with sodium metal. यार मतलब ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि 1 लाख रुपए लगा के 5 रुपए की चीज बना रहे हैं। थोड़ा इकोनॉमिकली बहुत ही बकवास है वो, एक्चुअली वायबल नहीं है। मतलब समझ रहे हैं बेटे, मतलब सोडियम का नाइट्रेट नाइट्राइड का भी कॉस्ट ज्यादा होता है N2 से, सोडियम तो बहुत कॉस्टली है, तो हम सड़क पे आ जाएंगे बेटा। मतलब केमिकली ठीक है, आपने बताया, बहुत अच्छी बात। कुछ Yes, बता sir. दो, और सोचो यार, और सोचो बढ़िया मेथड। मतलब ये तो चलिए लिख दीजिएगा भाई का मेथड भी। पुलकित नाम है ना आपका बेटा, क्या नाम है? Nishit, sir. निशित, हाँ मतलब ये। तो निशित ने भाई बताया, बाय रिडक्शन ऑफ NaNO3 और NaNO2 बाय मेटालिक सोडियम, लिख दीजिएगा। सर आरएक्स का डायजोटाइजेशन कराएंगे तो N2 आर रिलीज होगा. RX का डाइजेशन होता भी है बेटा, RNH2 का होता है बेटा। सॉरी सर. तो भाई बच्चे ने देखिए 6 मार दिया, मतलब है ना। तो भाई बिल्कुल सही कह रहा है, बाय एक्शन ऑफ HNO2 और एसिडिफाइड नाइट्राइट सॉल्ट with compounds having with compounds having NH2 group with compounds having NH2 group। तो देखिए यहाँ पे ROH आता था, NaCl वगैरह आएगा, तो यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा, तो CO2 प्लस H2O, यहाँ पे CSO प्लस H2O, R SO3H by SO3H R COH, और सबसे रिलीज होगा नाइट्रोजन, ठीक है। और भाई प्योरेस्ट फॉर्म of N2 is obtained by heating azide salts BaN3 whole twice NaN3, यहाँ से बेरियम प्लस नाइट्रोजन इवॉल्व होता है, सोडियम प्लस नाइट्रोजन इवॉल्व होता है। बेरियम एजाइड ज्यादातर मतलब जो ये एयर बैग्स होते हैं, मतलब एक्सीडेंट के टाइम पे जो खुलते हैं, उसमें यही होता है भाई। और इसका रीजन भी है कि N2 केमिकली इनर्ट है, तो इसीलिए लिया जाता है, शॉक से डिकम्पोज हो जाता है। जनता डन है। Yes. लिख दीजिए, कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस गैस, कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस गैस
भाई और भाई कंबशन तो बता दिया, मतलब एक काम करिए, देखिए एक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लीव वन पेज, लीव वन पेज। देखिए अमोनिया देखते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भाई। लैब प्रिपरेशन, अमोनियम सॉल्ट पर NaOH का एक्शन या बेस का एक्शन क्या आएगा? अमोनिया NH4Cl नाइट्रेट फॉस्फेट, कोई भी सॉल्ट है, सल्फेट भी लिखना अच्छा लगता है। अब देखिए NaOH के साथ भाई इसमें काउंटर एनाइन जो है वो आ जाएगा, मतलब Cl है तो NaCl आ जाएगा, कार्बोनेट। और मेन हमें जो चाहिए वो क्या मिलेगा? अमोनिया। जनता हटा दूं? और अमोनिया कैसे बना सकते हैं अभी? Haber's process. क्या बात, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ आयनिक नाइट्राइड्स Li3n LiOH MgOH whole twice YPPT AlOH whole twice thrice YPPT और अमोनिया। ठीक है, इसके अलावा निश्चित नहीं, by reduction of the NO2 minus and NO3 minus salts with zinc NaOH or Al NaOH। अमोनिया भाई लोगों, चलिए over। Noted, sir. यस सर हो गया। और भाई नेक्स्ट इज बाय हीटिंग यूरिया विद NaOH, लिख दीजिए बाय हीटिंग यूरिया with NaOH और Na2CO3 plus ammonia H2O by calcium cyanamide, बताया था ये CaC2, इसे साइनामाइड प्रोसेस भी बोलते हैं। CaNCN प्लस C आता था, नाइट्रोलिम बोलते थे इसको, और CaNCN को हाइड्रोलाइज करेंगे H2O, कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया। ठीक है, और भाई अमोनियम सॉल्ट को हीट कर सकते हैं जिसमें कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एनायन नहीं है, ये पहले लिख लीजिए अपना। डरे बच्चों? Noted, sir. लिख लीजिए बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट्स हैविंग नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन और
भाई NH4Cl CO4 HCl CO2H2O CO2H2O HCO3H2O और ये अमोनिया। इसके अलावा भाई एक भाई ने द ग्रेट हेबर्स प्रोसेस का नाम दिया था, तो वो तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हेबर्स प्रोसेस भाई 2NH3 ये ऐसे याद रखने की तो जरूरत नहीं है पूरा कंडीशन, बट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर आयरन लेते हैं कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम प्रमोटर इन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल डेल्टा एन गैसियस इज माइनस। ठीक है, लिख लीजिए। और आज इतना ही करते हैं, अमोनिया तक हमने करा है। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नाइट्रोजन फैमिली खत्म करने की कोशिश करेंगे, फिर ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है जनता, तो आज के लिए इतना ही। मस्ती। Sir, you will keep a doubt session for S block? Yes, but not this week. Probably next week. Okay, sir. Okay, बेटा सर एक छोटा डाउट था आज की क्लास में। जल्दी बताओ बेटा दिवेश। हाँ सर, वो आपने एक पॉइंट लिखा था कि जितने ज्यादा पीपी बॉन्ड्स होंगे उतना ज्यादा रेड्यूसिंग नेचर होगा। वो पीपी बॉन्ड से रेड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा कैसे, वो समझा नहीं। भाई ऐसा होता है कि मतलब पीपी बॉन्ड जो है उसमें नेसेंट ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा, मतलब वो पीओपी बन जाएगा। तो जितने ज्यादा पीपी होंगे उतने ज्यादा नेसेंट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा। अच्छा ओके सर, समझ गया। ठीक है भाई, अच्छा पार्टी, टेक केयर, बाय।